नमस्कार, मैं दुर्गेंद्र चौहान। मोदी 3.0 के पहले बजट में आंध्र प्रदेश और बिहार के लिए भंडार खोल दिया गया। विपक्ष ने इसे तुष्टीकरण और सरकार बचाने वाला बजट बताया। ममता बनर्जी और अखिलेश यादव ने भेदभाव का आरोप लगाया। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने भी कहा कि तमिलनाडु को कुछ नहीं मिला है। कांग्रेस के नेता और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि यह कांग्रेस के घोषणा पत्र की योजनाओं का कट पेस्ट बजट है। राजनीतिक चश्मे से इतर देखें तो पहली बार सरकार ने 11 साल में माना है कि देश में बेरोजगारी भी है। युवाओं के लिए पेड इंटर्नशिप प्रोग्राम 1 करोड़ युवाओं के लिए जो पढ़ाई लिखाई करके उच्च शिक्षा करके निकलेंगे, उनके लिए 5,000 रुपए महीने की पेड इंटर्नशिप 500 कंपनियों में देने की योजना है और इससे 5 सालों में 4 करोड़ रोजगार सृजित होंगे या रोजगार दिलाए जाएंगे। सरकार ऐसा काम करेगी। 500 बड़ी कंपनियों में ये हायर एजुकेशन से निकलने वाले युवाओं को नौकरी का प्रावधान करती ये सरकार दिखने वाली है। आलू, प्याज, पेट्रोल जैसे उत्पादों को हटाकर सरकार दावा कर रही है कि इन्फ्लेशन रेट नहीं बढ़ेगा, महंगाई नहीं होने वाली है आगे, जबकि वास्तव में इन्हीं चीजों की महंगाई की मार आम आदमी पर पड़ती है। आलू, प्याज, तेल, टमाटर, धनिया, मिर्चा, अदरक, इसी से आदमी परेशान होता है, पेट्रोल, डीजल। और ये कह रहे हैं कि इन्फ्लेशन रेट को जब कैलकुलेट करते समय इन चीजों को शामिल नहीं किया गया है। महंगाई के मोर्चे में बजट में कुछ खास होता दिख नहीं रहा है। रेलवे का तो पूरे बजट में नाम ही लेना वित्त मंत्री ने उचित नहीं समझा और भूल गई। महिलाओं के लिए बजट में अलग से कोई घोषणा नहीं दिख रही। हालांकि ये कहा जा रहा है कि 3 करोड़ महिला परक योजनाओं को आगे बढ़ाया जाएगा। 3 करोड़ महिलाओं को इससे लाभ होगा। महिलाएं वास्तव में इसे कह रही हैं कि ये निराशाजनक है उनके लिए, और विपक्ष ने शाम होते होते विपक्ष ने इसे एक मोर्चेबंदी के रूप में ले लिया। विपक्ष ने कहा कि ये तुष्टीकरण बजट है, ये सरकार बचाने वाला बजट है और आंध्र प्रदेश और बिहार को जो 2 एलआई हैं, नीतीश कुमार, 12 लोकसभा सीटें हैं बिहार से और 16 लोकसभा सीटें यहाँ से जो हैं वो चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी की हैं। बीजेपी की 240 सीटें ही हैं। इन्हीं 2 प्रमुख एलाइज के दम पर सरकार टिकी हुई है। विपक्ष कह रहा है कि पहली बार ये दिखा है कि सरकार बैसाखियों पर है और उसने ये किया भी है। पहली बार 10 साल के बाद जब 11वें साल में ये दिखने लगा है कि लाख कहें मोदी कि उनकी सरकार बड़ी मजबूत है, ये बजट खुद इस बात पर मोहर लगा रहा है कि ये सरकार कमजोर है, तुष्टीकरण वाली सरकार है। शाम होते होते मल्लिकार्जुन खड़गे के घर राहुल गांधी और तमाम विपक्ष के नेता एकत्र हुए और उन्होंने एक रणनीति बनाई कि कल किस तरीके से प्रदर्शन किया जाएगा। कल सुबह 10:30 बजे संसद के द्वार पर संपूर्ण विपक्ष, इंडिया ब्लॉक गठबंधन के सारे लोग वहां प्रदर्शन करेंगे, सारे सांसद। और उनका आरोप है कि यह खुला भेदभाव है कि 2 राज्यों के लिए 60,000 करोड़ रुपया, लगभग बिहार के लिए 58,000 और 15,000 करोड़ रुपया अगर दिया गया है तो वो आंध्र प्रदेश को दिया गया है। केवल 26,000 करोड़ रुपया तो बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर पर, पुल, सड़क, हाईवे, इन पर खर्च किया जाएगा। बिहार और आंध्र प्रदेश दोनों स्पेशल राज्य का दर्जा मांग रहे थे और इसको लेकर दबाव बनाया था। पिछली दफा चंद्रबाबू नायडू, मोदी और एनडीए से इसीलिए अलग हुए थे कि उनके राज्य को स्पेशल पैकेज और राज्य का दर्जा, विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला था। नीतीश कुमार भी इसी बात को लेकर नाराज थे। हालांकि अब नीतीश कुमार ने कहा कि ऐसा कोई दिक्कत है नहीं। अब अगर 2 कदम भी चली है सरकार, उन्होंने कहा भाई हमने तो अनुरोध किया था, अगर 2 कदम भी वो चली है तो ये अच्छी बात है, अच्छा संकेत है बिहार के लिए। फिलहाल ये पूरा जो गणित थे, आज मंथन में हम इसी बात को लेकर चर्चा करेंगे कि जो बिहार का मसला है, आंध्र प्रदेश का मसला है, वो आंध्र प्रदेश और बिहार खुला भंडार। Rental Houghton to improve the
बजट के बाद प्रधानमंत्री समेत जो सत्ता दल है उसके नेताओं की प्रतिक्रिया और उसके बाद फिर विपक्ष की प्रतिक्रिया वो बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है सुनना। साथियों, ये बजट समाज के हर वर्ग को शक्ति देने वाला बजट है। ये देश के गांव, गरीब किसान को समृद्धि की राह पर ले जाने वाला बजट है। पिछले 10 वर्षों में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। कि यह राम राज्य की अवधारणा को साकार करने वाला एक सर्वस्पर्शी, सर्वसमावेशी और विकासोन्मुख बजट के रूप में यह मोदी 3 का यह पहला बजट जाना जाएगा। से रेलवे में हो रहे हैं, वो रेलवे का तो ऐसा हो गया ना इधर का ना उधर का। वो फाइनेंस डिपार्टमेंट जब भी गया, रेल डिपार्टमेंट, तब से या तो उसको ठीक ढंग से पैसे मिल रहे या भर्तियां नहीं हो रहे, उसके बारे में कुछ जिक्र नहीं किया। उन्होंने कर सकते थे कि हम इतने नौकरियां खाली है, उसको ठीक करके सिग्नल वाला होंदो, अटेंड करने वाले होंदो, और जितने भी पुलिस सिक्योरिटी होना वो होंदो। ये जो आवश्यक चीज़ें रेलवे में करनी थी वो भी उन्होंने नहीं किया। और आप स्वास्थ्य का बजट देखने जाइए, स्वास्थ्य का बजट पिछले साल से घट गया है। पिछले साल 1.98% एलोकेशन हेल्थ को हुआ था, इस बार वो एलोकेशन घट के 1.85% हो गया। कहते हैं कि हम अच्छी स्वास्थ्य की सुविधा देंगे, कहते हैं आयुष्मान भारत के माध्यम से देंगे। आयुष्मान भारत का कुल बजटरी एलोकेशन मात्र 7,200 करोड़ है। देश को कम करते हुए कहने को कहते हैं 5 भी अर्थव्यवस्था है, लेकिन इतने बड़े पैमाने पे बेरोजगार हो, 5 में नंबर की अर्थव्यवस्था क्या? अध्यक्ष जी, किसानों को लेकर क्या कहेंगे? उम्मीद है आपको कुछ किसानों को राहत मिलेगी? 10 साल में भी कोई उम्मीद नहीं रही, ये साल भी कोई वो नहीं है। उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रही बहन कुमारी मायावती ने कहा कि ये बजट धन्ना सेठों को समर्पित है, गरीब, बेरोजगार, किसान, महिलाओं को कुछ नहीं है। इस बजट में वंचितों व उपेक्षितों और बहुजनों को मायूस किया गया है। अच्छे दिन वाला कम, मायूस करने वाला ज्यादा बजट है। 125 करोड़ से अधिक कमजोर तबकों के उत्थान में कमी है। नई सरकार में नीति व नियत का अभाव है। ये बजट साफ तौर पर इस बात को कह रहा, क्या इससे आम आदमी, बहुजन क्या खुशहाल हो पाएंगे? देश का विकास, लोगों के उत्थान, बहुत सारी जो सवाल है मायावती ने उठाया। कहा यह भूल भुलैया वाला ना हो, लोगों का जीवन त्रस्त है, उससे मुक्ति के लिए बजट होना चाहिए था। रेलवे का विकास भी अति जरूरी है। बसपा मायावती जो दूसरी ऐसी नेता है मल्लिकार्जुन खड़गे के बाद जिन्होंने रेलवे का भी जिक्र किया, और पूरे रेलवे का तो वित्त मंत्री ने नाम ही नहीं लिया। लगातार ट्रेन दुर्घटनाएं, हाल में 1 महीने में 2 बड़ी ट्रेन दुर्घटनाएं हुई, और तमाम बार सुरक्षा संरक्षा का प्रश्न उठा, रेल यात्रियों की सुरक्षा का प्रश्न उठा, लेकिन बजट में कहीं कोई सुरक्षा संरक्षा, रेलवे के बहुत सारे काम, उनको लेकर कहीं भी वित्त मंत्री ने कोई जिक्र नहीं किया। तो बहुजन समाज पार्टी के नेता ने भी इस बात को कहा है। जयराम रमेश, उन्होंने, जो कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने भी कहा है कि ये कांग्रेस के न्याय पत्र 2024 से प्रेरणा ली है, जिसका इंटर्नशिप प्रोग्राम साफ तौर पर कांग्रेस के प्रस्तावित अप्रेंटिसशिप कार्यक्रम पर आधारित है, जिसे पहली नौकरी पक्की कहा गया था। उन्होंने अपनी ट्रेडमार्क शैली में इस योजना को सुर्खियां बटोरने के लिए डिजाइन किया है, जिसमें सभी डिप्लोमा धारकों और स्नातकों के लिए प्रोग्राम गारंटी के बजाय मनमाने लक्ष्य 1 करोड़ इंटर्नशिप रखे गए, जैसा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने परिकल्पना की थी। 2018 में चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा
देने में विफल रहने की वजह से एनडीए छोड़ दिया था। इसके 6 साल बाद ऐसे वक्त में जब सरकार समर्थन के लिए उनके सांसदों पर निर्भर है, वह केवल अमरावती के लिए विशेष वित्तीय पैकेज प्राप्त करने में सफल रहे हैं। जयराम रमेश। तेजस्वी यादव आरजेडी के नेता, पूर्व डिप्टी सीएम और नेता प्रतिपक्ष बिहार के असेंबली में, वो कहते हैं आज के बजट में बिहार के लोगों को फिर निराश किया गया। बिहार को प्रगति के पथ पर ले जाने का एक रिवाइवल प्लान की जरूरत थी और इसके लिए विशेष राज्य के दर्जे के साथ विशेष पैकेज की सख्त जरूरत थी। रूटीन आवंटन तथा पूर्व स्वीकृत निर्धारित आवंटित योजनाओं को नई सौगात बताने वाले बिहार का अपमान ना करें, तेजस्वी यादव कह रहे हैं। बहुत सारे इस तरीके के रिएक्शन आए हैं, बहुत कड़े रिएक्शन हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने रेलवे पर उठाया है और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि बजट में अन्य राज्यों की कीमत पर उनसे यानी कि सहयोगियों से खोखले वादे किए गए। ये बजट अपने मित्रों को खुश करने के लिए लाया गया है। इससे अडानी अंबानी को लाभ मिलेगा और आम भारतीय को कोई राहत नहीं मिलेगी। राहुल गांधी अपनी लाइन पर ही बोले हैं कि ये पूंजीपतियों वाला बजट है। ये बजट कांग्रेस के घोषणा पत्र और पिछले बजट से कॉपी पेस्ट किया गया है। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के सांसद, वो कह रहे हैं कि बेरोजगारी, महंगाई, किसान, महिला, युवा का मुद्दा 9-2-11 हो गया है। तो बहुत सारे इस तरीके के बयानात आए हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है मुझे इसमें दिख रहा है कि जो ये बेरोजगारी की तरफ कदम बढ़ाया, ये तो पहली बहुत अच्छी बात है। इस सरकार ने 11 साल में पहली बार ये स्वीकार किया है कि इस देश में बेरोजगारी भी है और उसके निवारण के लिए, उसके उन्मूलन के लिए जो इंटर्नशिप प्रोग्राम है, पेड इंटर्नशिप 1 करोड़ युवाओं को, और इससे 4 करोड़ युवाओं को आगे मिलेगा लाभ। इसको मिलेगा 5 साल के अंदर नौकरियां सृजित होंगी। लेकिन सरकारी नौकरियों की बात इस बजट में बहुत मजबूती के साथ में नहीं है। नौकरियां प्राइवेट सेक्टर में ज्यादा सृजित होंगी, ऐसा रोड मैप दिख रहा है। बाकी विशेषज्ञ बहुत सारे बताएंगे। किसानों के लिए भी 1.52 लाख करोड़ का बजट है। बहुत सारी योजनाएं, नई फसलें, बहुत सारी चीजें किसानों के लिए भी की गई, जैसा मुझे इसमें दिख रहा है। कर्मचारियों के लिए कुछ नहीं है। अभी इस देश के बहुत बड़े कर्मचारी नेता IPSEF के नेताओं से मेरी बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि इसमें कुछ भी नहीं है। बाढ़ की योजनाओं के लिए भी अच्छा काम किया गया है। कोसी और असम की बाढ़ के लिए भी इन सब सारी चीज़ों को देखा गया है। राज्यों को 15 साल का ब्याज भी फ्री लोन भी देने की बात की गई है और उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख तक के लोन में 3% ब्याज की कमी की गई। हालांकि बहुत सारे छात्र इस बात को कह रहे हैं कि उच्च शिक्षा के लिए जो एक तरीके से IIT और एक ये कि जो मैनेजमेंट संस्थान है IIM, वहाँ की फीस 30-35 लाख हो गई है पूरे कोर्स की। तो अब 10 लाख तो एक तरीके से इसमें क्या होने वाला है, कैसे लोग उच्च शिक्षा, जब सरकारी संस्थानों की फीस 35 लाख है तो 10 लाख का मसला क्या, कैसे ये ऊँट के मुंह में जीरा टाइप का मसला है, छात्र कह रहे हैं। इसी तरीके से KCC की बात हुई है, बहुत सारी बातें हुई हैं और ये कहा गया है कि जो मध्यम वर्ग और मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास और कर्मचारियों जो लोग थे, इनकम टैक्स स्लैब में जो नया इनकम टैक्स प्लान है उसमें काफ़ी छूट और काफ़ी नियामतें की गई। 7 लाख तक 3 लाख तक बिल्कुल टैक्स फ्री है। 3 से 7 लाख जो पिछले बार 6 लाख सीमा थी उसको 1 लाख बढ़ाया गया है। जबकि पुराने जो टैक्स रिजीम है, ओल्ड टैक्स रिजीम, उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया। न्यू टैक्स रिजीम में बदलाव किया गया है और ये दावा किया गया कि 17,500 रुपए का लाभ टैक्स में सारे लोगों को मिलेगा। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत जबरदस्त बजट ये बताया गया है और जो विशेषज्ञ हैं उन्होंने अपने तरीके से छिद्रान्वेषण भी किया है। बाकी बहुत सारी चीजें हैं। हमारे साथ तमाम विशेषज्ञ और मेहमानों का पैनल इस कार्यक्रम में जुड़ चुका है। कांग्रेस के नेता बिहार से हमारे साथ शैलेश सिंह जुड़े हैं, बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद। बिहार से ही वरिष्ठ पत्रकार चंदन मिश्रा साहब जुड़े हैं, आपका भी बहुत स्वागत। इस देश के जाने माने राजनीतिक विश्लेषक हरकेश बहादुर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हरकेश जी 2 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रहे हैं और तमाम बजट, कम से कम 2 बजट के वो साक्षी रहे हैं, अंदर सदन में और उसके बाद बाहर से भी वो देखते रहे हैं। कम से कम 4-5, मुझे लगता है 10 साल अगर वो सांसद रहे होंगे तो कई बजट उन्होंने देखे होंगे। प्रेमचंद्र राष्ट्रीय महामंत्री हैं, कर्मचारी संगठन है IPSEF दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं। चौधरी सवित मलिक
किसान नेता हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जुड़े हैं, किसानों के लिए बहुत सारी बातें हुई, बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद। और इस देश के जाने माने टैक्स एक्सपर्ट, आर्थिक विश्लेषक संतोष गुप्ता जी हमारे साथ उत्तर प्रदेश से जुड़े हैं, कानपुर से। बहुत स्वागत संतोष जी, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार सभी मेहमानों का। चूंकि जब बजट आता है तो एक आम आदमी, हमारे जैसा एक नौकरी पेशा या जो बहुत सारे लोग जो हमसे बड़ी नौकरी करते हैं, हमसे छोटी नौकरी करते हैं, उनको लगता है कि बजट में क्या बोले गुरु, टैक्स में कुछ कमी आई है क्या, टैक्स का स्लैब बदला है क्या। बजट का मतलब वो टैक्स ही मानते हैं लोग अमूमन। आमतौर पर उनको लगता है कि यार टैक्स में कुछ हुआ कि नहीं, यही सीधा हमारा लेना देना है, बाकी तो ये सब सरकारों के आंकड़ों का खेल है, कब होगा कब नहीं होगा, बहुत सारी तरह की चीज़ें होती हैं। तो सीधे संतोष गुप्ता जी की तरफ रुख करेंगे बिना देर किए हुए, चूँकि मेहमानों की संख्या ठीक ठाक है हमारे पास आज, तो मुझे लगता है बहुत भूमिका की आवश्यकता है नहीं। संतोष जी, अब बजट आए हुए काफ़ी देर हो गई, आपने बहुत गुणा गणित लगा लिया होगा, गुणा भाग कर लिया होगा, जरा दर्शकों को समझा दीजिए कि उनके जेब में कुछ गया है, निकला है, या जहां थे वहीं खड़े रह गए हैं। संतोष जी। देखिए, ऐसा है सुगन जी कि जो हम लोगों को आशा थी कि वर्तमान सरकार को एक ये समझ आई है अब कि हम किसी की बातें सुने, समझें और कुछ करने का प्रयास करें, लेकिन वो साबित नहीं हुई। जहां तक हम लोग आयकर के नजरिए से इस बजट को देखते हैं तो उसमें भी कहीं नहीं दिखी। एक बार झलक दिखी थी जब जीएसटी का 53वीं बैठक हुई थी और लोकसभा का चुनाव का रिजल्ट जब भारतीय जनता पार्टी के सामने था, तो ये लगा कि सरकार एक कारोबारियों को टैक्स से संबंधित मामलों में कुछ सहूलतें, कुछ रियायतें, जो उनको परेशानियां थी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का जो दावा बिल्कुल धूल धूसरित हो रहा था, उसमें सुधार करने की तरफ शायद एक रोड मैप बना रही है। लेकिन उसके बाद फिर वही रवैया चालू हो गया। कोई भी आय करदाता जो व्यक्तिगत हैसियत का आय करदाता है, मध्यम आय वर्ग का करदाता है, उसको इस बजट में बहुत बड़ी निराशा हाथ लगी है। ना तो इनकम टैक्स की एग्जम्पशन लिमिट बढ़ाई गई, वही 2.5 लाख 3 लाख बाबा आदम के जमाने से चली आ रही है। रुपए की क्रय क्षमता घटती चली जा रही है, महंगाई बढ़ती चली जा रही है, मूल्य सूचकांक बिल्कुल ऊपर उसका लेवल चलता चला जा रहा है। लेकिन इन सब की बगैर परवाह किए हुए ये भी नहीं सोचा गया कि इस देश का जो आम नागरिक है वो कैसे जीता है। ये देश का समाज जो है वो सामाजिक प्राणी है, समाज का ध्यान रखता है, अपने परिवार का ध्यान रखता है, जो आमदनी करता है उसके बीवी बच्चों का ध्यान रखता है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई का ध्यान रखता है, शादी ब्याह का ध्यान रखता है। कहां से करेगा जब तक बचत नहीं करेगा जी। तो उस सारी बचत को तो समाप्त कर दिया गया, इसलिए कि अब केवल वित्त मंत्री जी ने कहा एक टैक्स रिजीम चलेगी। अभी 2 टैक्स रिजीम थी, पुरानी जिसमें छूटें मिलती थी, आप सेविंग में जाते थे, सेविंग की छूटें मिलती थी, वो खत्म हो गई। इसलिए पुरानी टैक्स रिजीम में उन्होंने कोई बदलाव नहीं किया, क्योंकि अगले वर्षों से सिर्फ नए टैक्स रिजीम चलेगी जिसमें छूट छाट का कोई स्थान नहीं होगा, और वो जो चले उसकी दर कम की गई। लेकिन व्यक्तिगत हैसियत की कोई इनकम टैक्स एग्जम्पशन की लिमिट नहीं बढ़ाई गई, ना तो उसकी कोई स्लैब दर में कोई परिवर्तन किया गया है। और इस परिवर्तन की बात में आप ये देखिए कि केवल सैलरीड क्लास को जरूर थोड़ी राहत मिली है जी। सैलरी क्लास का जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 से 75,000 कर दिया गया जी। और 75,000 करने के बाद उसमें एक फैमिली पेंशन की इनकम का एग्जम्पशन था वो 15 से 25 कर दिया गया। जो स्लैबरेट नए टैक्स रिजीम का है उसको थोड़ा सा इस तरह से ढांचा उसका बीच बीच में कम किया गया है। और वित्त मंत्री ने दावा किया कि आज 15 लाख की आमदनी तक का जो वेतनभोगी कर्मचारी है उसको 17,500 का लाभ मिलेगा, और ये लाभ 4 करोड़ वेतनभोगी कर्मचारियों का मिलेगा जी। इसके अलावा कोई अन्य व्यक्तिगत आय करदाताओं को राहत नहीं है। कुछ घोषणाएं जो इंपॉर्टेंट है, कहीं कुछ घटाया कहीं कुछ बढ़ाया है, और मिला कुछ क्यों कुछ नहीं। जो आप कह रहे थे ना जेब में क्या मिला, जेब में किसी के कुछ नहीं है। थोड़ा बहुत दे दिया वेतनभोगी वालों को,
अब जो उन्होंने क्या कुछ घोषणाएं आयकर से संबंधित की हैं, जो मुख्य हैं, उसका हम लोग यहाँ जिक्र कर लेते हैं। जी। एक तो कहा कि जो इनकम टैक्स का एक कानून है 1961 से चला आ रहा है, इसके पहले 1922 में ये बना था, 61 में इसमें दूर हुआ, तो इसमें बहुत चेंज करने की जरूरत है। और इस चेंज को उन्होंने कहा हम 6 महीने के अंदर इसकी रिव्यू करेंगे और एक नया इनकम टैक्स का बदला हुआ स्वरूप देश के सामने पेश करेंगे। दूसरा उन्होंने कहा कि जो तमाम आयकर के मामले विवाद में चल रहे हैं, तो हम विवाद से विश्वास किए योजना करदाताओं को देंगे, जो उसमें टैक्स जमा कराना चाहते हैं उसकी टैक्स ब्याज पेनल्टी में राहतें देंगे। ये किया उन्होंने। दूसरा एक नया प्रोविजन इन्होंने लागू कर दिया। देश की आम जनता जो कारोबार कर रही है, अपने परिवारजनों के साथ या अपने इष्ट मित्रों के साथ साझेदारी फर्में चलाती हैं जी। साझेदारी फर्मों में एक बड़ा महत्वपूर्ण परिवर्तन धीरे से बजट के प्रपोजल में कर दिया गया कि अभी तक फर्म के ऊपर जो टैक्स लगता है वो 30% से लगता है। खर्चे वगैरह जो लागू होते हैं उसमें साझेदारों को उनका वेतन, उनका ब्याज, पारिश्रमिक के तौर पर जो उनको पेमेंट किया जाता था वो फर्म के खर्चे से छूट मिल जाती थी, उसके बाद टैक्स लगता था। और ये जो ब्याज, ये जो सैलरी पार्टनर को काम करने के लिए फर्म से मिलती थी, वो उनकी व्यक्तिगत आमदनी में जुड़ती थी। अब उन्होंने क्या किया है कि टीडीएस का दायरा बढ़ा दिया। अब जो ये 20,000 से ऊपर पूंजी पे ब्याज या सैलरी रेम्युनरेशन काम करने का मिलेगा, उसमें 10% की दर से टीडीएस काट दिया जाएगा। जी। कैपिटल गेन के मामलों में थोड़े से फर्क हैं। और एक ये जो है जीएसटी की बात यदि हमको लोग करें, तो जीएसटी काउंसिल की एक बैठक 53rd मीटिंग हुई थी, उसमें तमाम जो रोडमैप राहतों का थोड़ा दिया गया, पर्याप्त वो भी नहीं था। ठीक है। तो जीएसटी का कोई जिक्र भी नहीं किया इन्होंने, इसलिए नहीं किया कि उसके कानून में जो सेंट्रल जीएसटी एक्ट है उसमें जो उसको अनुपालन करने के लिए कानूनों में परिवर्तन करने की जरूरत थी, सिर्फ वो प्रस्ताव उन्होंने पेश किए हैं। और जितनी भी तकनीकी खामियां, जो परेशानियां कारोबारियों को थी, उसका कोई भी उन्होंने जनता के सामने दूर करने का प्रयास भी नहीं किया। ठीक है। उसको टच भी नहीं किया। संतोष जी, मैं लौटता हूं जरा एक पहले राउंड में एक बार सबको ले ले। हमारे साथ चौधरी सवित मलिक हैं, किसानों की नुमाइंदगी करते हैं। कहा जा रहा है कि बहुत सारा बजट मिल गया है, बहुत सारी चीजें हो गई हैं। मलिक साहब अनम्यूट करिए। चौधरी साहब, हमारे साथ कर्मचारी नेता प्रेमचंद जी हैं, राष्ट्रीय महामंत्री हैं। चौहान जी कोई ढाक के 3 रहा है। मैं तो ये लगातार धरने दे रहा है, प्रदर्शन कर रहा है, और जो मांगे मान रहा है उसको तो आप मान नहीं रहे, और दूसरा कहते हैं कि हमने दे दिया। क्या दे दिया ये हमको? चौधरी साहब का नेटवर्क कुछ मुझे लगता है दिक्कत कर रहा। मैं प्रेमचंद जी के पास जाऊंगा, राष्ट्रीय महामंत्री हैं तो पता लगा नहीं अभी इसने किस। चौधरी साहब, आपका नेटवर्क गड़बड़ा रहा है। मैं प्रेमचंद जी की तरफ रुख करता हूं, राष्ट्रीय महामंत्री IPSEF दिल्ली। प्रेमचंद जी, कर्मचारियों को क्या मिला? कर्मचारी आप लोग काफी नाराज हैं जिस तरीके से आपकी हमने प्रेस विज्ञप्ति देखी कि आप लोग कह रहे हैं कि भाई कुछ मिला ही नहीं सबको, तो मतलब ही नहीं रहा कोई। प्रेमचंद जी नमस्कार। नमस्कार। मैं इंडियन पब्लिक सर्विस। चौधरी साहब, आपकी आवाज नहीं मिल रही अभी, आपका नेटवर्क ठीक करवा रहे हैं। प्रेमचंद जी बोलिए। जी, जो इंडियन पब्लिक सर्विस एम्प्लॉइज फेडरेशन है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, ऑटोनोमस बॉडी, लोकल बॉडीज के डायरेक्ट इनडायरेक्ट एम्प्लॉइज का राष्ट्रीय महासंघ है। आज का बजट ये कर्मचारियों के लिए निराशा का बजट है। जहां तक टैक्स का सवाल है, ये नकारे में तूती जैसा है। दूसरा था कि सरकार जो 1 करोड़ अप्रेंटिस की बात कर रही है, असल में रोजगार देने की जगह कम पैसों में बिना वेतन के कैसे कर्मचारियों से काम करवाया जा सके, उसी का नाम अप्रेंटिस है। जहां तक महंगाई का सवाल है, जहां तक सरकारी क्षेत्र में रोजगार सृजन का सवाल है, जहां तक कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉइज का सवाल है, ये तमाम जो मुद्दे थे, इसको सरकार ने बिल्कुल अछूता रखा है। और हम समझते हैं कि जो आज का बजट, हम कोई गवर्नमेंट से उम्मीद नहीं कर रहे थे। हमारी एक बहुत लंबी पुरानी मांग है
कि पुरानी पेंशन बहाल की जाए। कल पीएफआरडीए के जो चेयरमैन है उनका कहना था कि अभी पीएफआरडीए पे 36% मान लो जो इनकम हो रही है और उसका जो प्रॉफिट 36% हो रहा है। हमारा मानना है कि अगर 9% से कैलकुलेट किया जाए तो पूरे देश में कर्मचारियों को उसके ब्याज से पैसा दिया जा सकता है। 36% बहुत बड़ी रकम है। 9% से ही हम पुरानी पेंशन स्टोर कर सकते हैं। तो वित्त सचिव टीवी सोमनाथन जी के अध्यक्षता में जो कमेटी बनाई गई थी, आज तक सरकार ने उस कमेटी को भी मतलब जनता के बीच में नहीं लाए। ठीक है। आज जो सीतारमण जी ने कहा है कि उन्होंने जेसीएम सेक्रेटरी से बात करी, ये पुरानी पेंशन पर लीपाप होती है और इससे एम्प्लॉइज में एक बड़ी निराशा है। जहां तक महिलाओं का सवाल है, आईसीडी स्कीम में आंगनवाड़ी वर्कर व हेल्पर 28 लाख है और आपकी आवाज जी 250 रुपया मिलता है। इसी तरह आशा वर्कर है, उनको कोई ऑनरेरियम नहीं मिलता। इसलिए हम सब समझता है कि ये कर्मचारियों के लिए निराशा का बजट है और इसके खिलाफ पूरे देश में 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी के जन्म दिवस पर पूरे देश में हम लोग ठीक है प्रेमचंद जी, मैं एक ब्रेक पर जा रहा हूं, एक ब्रेक ले रहा हूं। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं तो बाकी मेहमानों को भी चर्चा में शामिल करते हैं, किसान, नौजवान और जो हमारा एंगल है आज हमने कि भाई आंध्र प्रदेश और बिहार ये क्या तुष्टिकरण वाला बजट है जैसा विपक्ष कह रहा है। Rental Houghton to improve the आंध्र बिहार खुला भंडार, लेकिन इससे पहले बहुत सारे पहलू हैं इस बजट के। किसान नेता चौधरी सवित मलिक हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, उनका नजरिया कुछ सामने आया है, लेकिन अभी कुछ बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें वो कहना चाहते हैं। सवित मलिक, ओवर टू यू। अनम्यूट करिए सवित मलिक। आवाज आ रही है दुर्गेश जी? हाँ बोलिए भाई, जल्दी से बोलिए जी। ऐसा है दुर्गेश जी, हमको जो चीजें हम मांग रहे हैं, लगातार आंदोलन कर रहे हैं, हमारे बहुत सारे किसान साथी शहीद हो गए। सरकार ने वादा किया कि भाई हम आपको एमएसपी की गारंटी देंगे, कमेटी बनाएंगे, लेकिन उस पर कोई चर्चा नहीं की, कोई बात नहीं की और कह रहे हमने आपको और लोन देने का इन्होंने और जुगाड़ कर दिया, यानी कि किसान को कर्ज की तरफ धकेलने का काम किया है और वादा किया था किसान की आय दुगनी करने का, लेकिन उस मुद्दे पे कोई बात नहीं की। अगर आप देखते हैं इसमें हमारे संतोष गुप्ता जी हैं और हमारे हरकेश जी हैं, ये जानते हैं और भी लोग हैं सभी, जो पिछली हमारी जीडीपी है किसान की वो 1.8 है पिछले साल की, और अगर किसान की आय दुगनी करें तो उसके लिए कम से कम 12 से 13% जीडीपी चाहिए। तो क्या इनके पास कोई प्लान है कि किसान को कैसे मजबूत करेंगे, किसान को कर्ज की तरफ धकेलने का काम करें? दूसरा कह रहे हैं हमने 1,52,000 करोड़ रुपए दिए हैं, उससे हम किसानों को कौशल सिखाएंगे, उससे मीटिंगें करेंगे। वो एक एनजीओ बने हुए हैं, वो तमाम ऐसी चीजें हैं कि जिससे किसान को कोई लाभ नहीं होता, उन एनजीओ को लाभ होता है। एफपीओ के जरिए एनजीओ काम करते हैं जी। और दूसरा ये कह रहे हैं कि हम प्राकृतिक खेती की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ जो भी खेती किसानी से जुड़ा है वो सब जानते हैं। आजकल एक छोटी सी बोतल चली है नैनो यूरिया, आप कोई भी खाद लेने जाओ जबरदस्ती वो दी जाती है आदमी को, ये नहीं पता उसकी कंपनी का मालिक कौन है, पर इतना जरूर पता है कि वो हर किसान को बेचनी है, उसका कोई रिजल्ट नहीं है, उसका कोई काम नहीं। जब आप प्राकृतिक खेती की तरफ जा रहे हैं तो किसान को जबरदस्ती केमिकल क्यों बेच रहे हैं आप? तो तमाम मुद्दे ऐसे हैं। आप फसल बीमा योजना की बात करिए, 10 पैसे मिलते हैं, 20 पैसे मिलते हैं। जब फसल की बीमे की बात आती है तब पटवारी जाएगा, कानूगो जाएगा, तमाम कागज पत्तर बनेंगे, और जब पराली पत्ती का या किसी मामला होगा तब सैटेलाइट से फोटो ले लेंगे। तो वो सैटेलाइट उस वक्त काम नहीं करता जब किसान की फसल बर्बाद होती है, उस वक्त भी उसी सैटेलाइट से मुआवजा मिलना चाहिए ना। ठीक है।
क्रेडिट कार्ड जो है इसमें भारत का 90% किसान आज कर्जदार है। ये सब जमीन छीनने का एक रास्ता है कि कैसे लोगों को खेती से भगाया जाए, ये जमीन उद्योगपतियों के पास चली जाए और किसान ये मजदूर बनकर रह जाए। ठीक है, ठीक है। चौधरी साहब मैं लौटता हूं आपके पास। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता बंटी सिंह भी जुड़े हुए हैं, लेकिन हरकेश बहादुर जी की तरफ मैं रुख करूंगा। हरकेश जी, एक तो बहुत सारे जो चीजें आई कि भाई टैक्स वाला आदमी जिसको टैक्स से मतलब संतोष जी ने कहा उसके लिए भी कुछ नहीं दिख रहा, किसान कह रहा हमारे लिए कुछ नहीं, कर्मचारी कह रहा कुछ नहीं, और विपक्ष दो राज्यों को मतलब बिहार और आंध्र प्रदेश, दो राज्यों को एक मोटा पैकेज, और उसको लेकर जो विपक्ष है वो कल 10:30 बजे प्रदर्शन भी करने जा रहा संसद में कि भाई ये तो भेदभाव है, आप अपनी बैसाखी बचाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। हरकेश जी, देखिए, बात तो पोजीशन सही कह रहा है, उसमें कोई गलत बात नहीं है। कुल मिलाकर के मैं कुछ ही बातों के बारे में आपसे कहूँगा। एक तो अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करूँगा, थोड़ा सा फार्मर्स के बारे में बात करूँगा, इसके अलावा इन्फ्लेशन के बारे में बात करूँगा। बजट में मूल रूप से अगर आप देखेंगे तो पहली चीज़ फार्मर्स की बात अगर हम करें तो अभी मलिक साहब ठीक बात कह रहे थे, फार्मर्स के लिए कोई विशेष काम किया ही नहीं गया। फार्मर्स की स्थिति यह है कि जब प्रधानमंत्री मोदी जी जब मुख्यमंत्री थे गुजरात के, तो इन्होंने जिस कंज्यूमर अफेयर्स कमेटी की अध्यक्षता की थी, इन्होंने ही यह प्रस्ताव किया था कि एमएसपी को कानूनी स्वरूप दिया जाना चाहिए। उसी के लिए लगातार किसान इतना संघर्ष किए, सैकड़ों किसानों की जान चली गई, उसके बावजूद इस सरकार के ऊपर कोई असर ही नहीं पड़ रहा है। ये समझ नहीं आता कि सरकार किसानों के बारे में इतना अधिक मतलब एक गलत नजरिया क्यों रखते हुए, क्या उनसे कोई नाराजगी है, क्या चीज है, जबकि देश का एक बहुत बड़ा वर्ग आज भी कम से कम 60% लोग किसानी से, खेती के काम से जुड़े हुए हैं। लेकिन उनके ऊपर अगर ध्यान नहीं दिया जाएगा, भले उस जीडीपी में उसका परसेंटेज कम है, बात सही है, लेकिन जब आप उस पर ध्यान ही नहीं देंगे तो जीडीपी में परसेंटेज तो कम रहेगा ही रहेगा। कितने किसान आत्महत्या करते चले जा रहे हैं, इतना केयरलेस एटीट्यूड किसानों के प्रति है, उस पर सरकार ने कुछ विशेष काम नहीं किया। दूसरी चीज आप एम्प्लॉयमेंट के बारे में ले लीजिए। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन अगर नहीं होगा तो देश की इतनी बड़ी बेरोजगारी कैसे दूर होगी। कल इकोनॉमिक सर्वे में इन्होंने कहा था कि चाइना से एफडीआई अलाउ कर रहे हैं। एफडीआई अगर अलाउ करेंगे चाइना से तो सबसे ज्यादा नुकसान तो एमएसएमई सेक्टर को होगा, जो आपका ये माइक्रो। आज वो उन्होंने कहा कि भाई एमएसएमई को बहुत अच्छा हम करने जा रहे हैं। अभी नहीं, वो अगर बाहर से एफडीआई अलाउ कर रहे हैं, एमएसएमई पूरी तरह से डैमेज है। आपको मालूम है कोविड के बाद करोड़ों लोग उसमें बेरोजगार हो गए, और अभी भी आप उसको एमएसएमई के लिए अभी आप कह रहे हैं कि हम एफडीआई वहां से अलाउ करेंगे। तो छोटी छोटी चीजें चाइना इतना बनाता है कि आप कुछ कर ही नहीं पाएंगे उसके मुकाबले में। तो एक तो उससे नुकसान होगा। आप लेबर फोर्स को देखिए, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में हिंदुस्तान का 94% के करीब लोग आज भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में हैं। उनके लिए आप क्या कर रहे हैं? मनरेगा की बात है, मनरेगा का एलोकेशन आपने कुछ बढ़ाया नहीं। तमिलनाडु में 1% लोग गरीब पॉपुलेशन है, जो आंकड़ा है सरकार का, 1% गरीबी के वाले लोग हैं। उसमें इन्होंने पिछली बार तमिलनाडु 15% मनरेगा का फंड लिया। ठीक है, वो बहुत अच्छा है, उसमें कोई बुराई नहीं। केरला में 0.1% है, तमिलनाडु में 1%, केरला में 0.1%, केरला को भी 4% मिला, वो भी कोई बुरी बात नहीं, ठीक है। उत्तर प्रदेश बिहार की हालत ये है कि यहाँ पर 45% लोग गरीबी की स्थिति में हैं। ये सरकार के आंकड़े में बता रहा हूँ आपको जी। और टोटल जो मनरेगा का उनको दिया गया है वो केवल 17% दिया गया। ये सब उनके इकोनॉमिक सर्वे से ही आपको बता रहा हूँ। उसके लिए आप क्या कर रहे हैं इस बजट में? आपने उसके लिए भी कुछ नहीं किया। तो अनएम्प्लॉयमेंट अगर बढ़ता जाएगा, उसका एम्प्लॉयमेंट जनरेशन आप नहीं करेंगे, जो स्मॉल सेक्टर है या सेमी वाला जो सेक्टर है उसको आप डैमेज करेंगे, तो कहाँ से एम्प्लॉयमेंट देंगे? ये तो ठीक है, कांग्रेस ने भी प्रपोज किया था, उसी को शायद लेकर के इन्होंने कह दिया कि अप्रेंटिस वालों को कुछ पैसे वगैरह देंगे, इससे बेरोजगारी नहीं दूर होगी। कई चीज़ों का, इन्फ्लेशन की स्थिति देखिए, इन्फ्लेशन बढ़ता ही जा रहा है। 10% मिनिमम इन्फ्लेशन है फूड का, 15% वेजिटेबल का है, ये स्पाइसेज वगैरह का 19% है। ये इन्फ्लेशन कैसे रुकेगा? इसके लिए सरकार ने क्या प्रपोज किया है? कुछ खाली जो टॉप ड्रेसिंग की जाती है
वो जो फिनिशिंग टच टाइप कुछ इधर उधर कर देने से बजट से कोई फायदा बहुत नहीं होने वाला है। और देश बहुत बुरी स्थिति में है, खासतौर से अनएम्प्लॉयमेंट, फार्मर्स और ये क्या कहते हैं कि ये इन्फ्लेशन के मामले में, मतलब महंगाई के मामले में। अभी इन्होंने डिफेंस सेक्टर में जो इंटरिम बजट में 6.21 लाख करोड़ का बजट बनाया था, आश्वासन दिया था कितना पैसा देंगे, उसको भी घटा करके इन्होंने कर दिया 4.54 लाख करोड़, मैंने 6.21 से घटा के 4.54 पर ला दिया। तो डिफेंस की कितनी आवश्यकता हो रही है। शिक्षा और स्वास्थ्य में भी हरकेश जी, शिक्षा और स्वास्थ्य में भी कोई इजाफा नहीं हुआ है, ये कहा गया, बल्कि कम ही हुआ है। और रेलवे की तो हालत ये है, रोज एक्सीडेंट आप देख रहे हैं। अभी हमारे वहाँ गोंडा में हुआ है भीषण एक्सीडेंट। अभी यहाँ पर हमारे उत्तर प्रदेश में अमरोहा में मालगाड़ी के तमाम डब्बे उतरे हैं। क्या क्या लगातार हो रहा है। कंचनजंगा का और वो सब जो वहाँ बालासोर में हुआ था, कोरोमंडल एक्सप्रेस का, वो सब तो अभी चल ही रहा है। कवच लगाने की बात इन्होंने की थी, उस पर टोटल खर्च कुछ एस्टिमेट ये बताता है कि 45,000 करोड़ रुपया करीब लगे, 45 हजार करोड़ रुपया लगेगा। कुछ बताते हैं 63,000 करोड़ लगे। तो जो भी है, इसको गवर्नमेंट को जब आप 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च करके थोड़ी दूर का आप अहमदाबाद से और वहां तक का मुंबई तक के लिए आप रेलवे लाइन, वो इलेक्ट्रिक ट्रेन चलाने के लिए खर्च कर रहे हैं, तो आप 63,000 करोड़ रुपए क्यों नहीं मैनेज कर पा रहे हैं। जो रोड बनाने के लिए आप लाखों करोड़ रुपए खर्च कर ही रहे हैं, तो सबसे बड़ा ट्रांसपोर्टर तो हिंदुस्तान का रेलवे है। ठीक है, रेलवे में एक्सीडेंट रोकने के लिए आप 63,000, हम कहते हैं 1 लाख करोड़ रुपया भी क्यों नहीं खर्च कर दे रहे हैं। ठीक है। और अभी ये कहने के बाद भी, मतलब इन्होंने खुद आश्वासन दिया था, उसके बावजूद भी इन्होंने कुछ नहीं किया। तो इन तमाम चीजों को अगर आप देखें तो बजट बहुत ज्यादा इंकरेजिंग नहीं है। अफसोस होता है कि पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, या तो प्रॉब्लम भी जो है वो खुल के देश के सामने बताना चाहिए, क्योंकि देश अपना है, वो लोग सब अपने हैं, उनको जानना चाहिए ना। बजट में ही कई माध्यम से तो लोग जानते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। सरकार को साफ साफ बताना चाहिए कि ठीक है, बिल्कुल ठीक करें हरकेश जी। मैं आता हूं आपके पास अगले चक्र में। चंदन मिश्रा साहब को चर्चा में शामिल करते। चंदन जी, बिहार को लेकर जिस तरीके से बात हो रही, कल प्रदर्शन भी होने जा रहा है कि भाई बिहार और आंध्र प्रदेश को एक तरीके से नियामतें बांट दी, क्योंकि वो सरकार की बैसाखियां हैं। बिहार को अच्छी बात है, किसी राज्य को अगर पैसा मिलता है तो उस राज्य की स्थिति सुधरती है, अच्छी बात है। 26,000 करोड़ रुपया इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बिहार को दिया गया। इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? जो राज्यों की पॉलिटिक्स शुरू हो गई कि विपक्ष इसमें कह रहा है कि भाई बाकी राज्यों की उपेक्षा की गई। दुर्गेंद्र जी, मुझे लगता है कि हमें 34-35 साल हो गए पत्रकारिता के, और आज तक मैंने बजट के बारे में कभी भी किसी भी क्षेत्र के लोगों को, सत्तारूढ़ दल को छोड़ दीजिए, तो बाकी जो विशेषज्ञ होते हैं या किसान प्रतिनिधि होते हैं, कर्मचारी प्रतिनिधि होते हैं, उनको कभी खुश नहीं देखा। चाहे बजट कांग्रेस की रही हो, बजट भारतीय जनता पार्टी की रही हो, बजट संविधान सरकार की रही हो, बजट से कभी कोई व्यक्ति, कोई समाज, कोई जो संगठन है, सरकार के वक्ताओं को छोड़ दीजिए, तो कभी खुश नहीं रहता, क्योंकि वो बातें पूरी होती ही नहीं है, कभी हुई नहीं है। जनता जो चाहती है सरकार दे नहीं पाती है, फिर भी हर साल बजट आता है। खैर, ये तो मैं एक कहते हैं ना कि मैंने कहा था एक मित्र से कि भगवान विष्णु और शंकर जी भी उतर जाएं, बजट पेश करें तो शायद वो भी जनता को खुश नहीं करते। तो ये मजाक का विषय है। मैंने कहा ये बजट से कभी कोई खुश नहीं होता है, होगा। बिहार को लेकर आइए भाई। अब बिहार में देखिए कितना कंट्रास्ट है। बिहार को बजट मिला तो जो वहां के तेजस्वी यादव है, नेता प्रतिपक्ष, वो कह रहे हैं कि बाजार का साथ मजाक हो गया। अगर ये भी दोनों बातें हैं कि बिहार को इतने पैसे क्यों दिए गए, और बिहार को अगर पैसे दिए गए तो मजाक हो गया, तो आखिर ये दोनों बातें एक व्यक्ति, एक संगठन, विपक्ष कैसे? नहीं, इसमें राजनीतिक मजबूरी नहीं है। देखिए, मेरा सवाल है चंदन जी, 11 साल से या 10 साल से 10 बजट में प्रधानमंत्री को बिहार की जरूरत या आंध्र प्रदेश की जरूरत नहीं दिखी। ठीक है, बिहार तो कहीं ना कहीं राजनीतिक कारण तो है। नहीं, होगा ही, होना ही चाहिए। बिहार कोई देश भारत से बाहर तो है नहीं, प्रांत हुआ या आंध्र प्रदेश। अब आंध्र प्रदेश की बात लीजिए, जगन मोहन रेड्डी जब
मुख्यमंत्री थे तो 3 शहरों में बना रहे थे राजधानी, किसी शहर को नहीं बना पाए। और ये चंद्रबाबू नायडू जब छोड़े थे सत्ता तो उन्होंने कहा था कि हम अमरावती को राजधानी बनाएंगे, और आधा काम उन्होंने शुरुआत की थी। अगर उन्हें केंद्र सरकार अगर मदद कर रही है तो वो आंध्र प्रदेश की राजधानी बननी चाहिए कि नहीं बननी चाहिए? उनका तो खत्म हो गया हैदराबाद से क्लेम। अगर वो पैकेज मिल रहा है वहां बनना चाहिए तो इस राज्य के, इस देश के अंदर ही ना आंध्र प्रदेश है। बिहार भी मुझे लगता है कि भारत के अंदर ही है। अगर वहां पे तो वो करें, तमिलनाडु भी भारत का हिस्सा है, बंगाल भी भारत का हिस्सा है, उत्तर प्रदेश भी बहुत बड़ा राज्य, वो भी भारत का हिस्सा है, महाराष्ट्र भी भारत का हिस्सा, तो कह रहे हैं। बाकी लोग कह रहे हैं बहुत अच्छी बात है, ममता बनर्जी कह रहे हैं कि सारे भारत के हिस्से हैं। सबको सम देखो ना, सरकार बचानी है तो आप 2 राज्यों को ज्यादा दे दोगे। जो ट्रेनें चल रही हैं या जो जितने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहे हैं, क्या इन राज्यों में नहीं हो रहे हैं या नहीं हुए? इन सबको अलग कर दिया जाता है कि वहां से सीटें नहीं है एनडीए सरकार को तो वहां पे विकास के काम नहीं होंगे। नहीं, अब तो ये भी कहने लगे हैं, सरकारें भली नहीं कर रही, लेकिन नेता लोग अब कह रहे हैं कि वोट नहीं तो बाप काम नहीं। इस तरह की तो तमाम तस्वीरें आई हैं अभी हाल में, आपने भी देखी होंगी, आपने भी जिक्र किया था। लेकिन बजट में तो किसी के साथ न्याय नहीं होता है। बजट में तो नहीं है, लेकिन नेताओं के अंदर ये आने लगा कि भाई हमें वोट नहीं दिया है तो हम तुम्हारा काम नहीं करेंगे, ये तो होने लगा। अब विपक्ष को विरोध करना है, विरोध करेंगे ही। और बिहार के लिए अच्छा हो तो भी तेजस्वी यादव हल्ला करेंगे, ना हो तो भी हल्ला करेंगे। ठीक बात है, ठीक बात है, ठीक बात है। शैलेश सिंह, चंदन मिश्रा जी कह रहे हैं कि भाई आप लोगों ने बिल्कुल हल्ला करने का काम ही शुरू कर दिया। एक हमने पिक्चर देखी थी कादर खान की, और वो उसमें नेता की भूमिका में थे, और उनका किरदार था चौरंगी लाल दोमुखिया। बहुत बचपन में हमने पिक्चर देखी थी, मतलब 10-12-15 साल के रहे होंगे, बचपन ही का था। और वो बाकायदे 2 बयान ऐसे टाइप करवा के रखते थे। ऐसे वो कहते थे कि जब नेताजी, प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, जो भी किरदार उसमें था, जब वो हवाई जहाज से जाएं तो मेरा ये वाला बयान जारी कर देना अपने पीएस से कि देश की जनता त्राही त्राही कर रही है और वो करोड़ों रुपए का पेट्रोल फूंक कर फिजूल खर्ची करके वहां जा रहे हैं। और अगर वो ट्रेन से जाएं तो आप कहिएगा कि अब लोग वहां त्राही त्राही कर रहे हैं, ट्रेन से घटनास्थल पर या बाढ़ के मौके पर वो 3 दिन में पहुंचेंगे, तब तक लोगों का क्या करेंगे लोग? तो ये चौरंगी लाल दोमुखिया वाली राजनीति जो है, चंदन जी उसी तरफ इशारा कर रहे हैं। ये तो बस का धर्म है, धर्म ही करना पड़ता है। बताइए शैलेश सिंह बोलिए, चौरंगी लाल दोमुखिया हो गए आप लोग। ऐसा है कि नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री को यह कहकर समर्थन दिया था कि मुझे विशेष राज्य का दर्जा चाहिए। नीतीश कुमार की पहली मांग थी कि हमें विशेष राज्य का दर्जा चाहिए। क्या बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिला? क्या नीतीश कुमार जी की मांग पूरी हुई? तो तेजस्वी यादव का विरोध एकदम सही है कि भाई जब बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला तो तेजस्वी यादव उसका विरोध करेंगे, क्योंकि इसी मांग पे उन्होंने कहा था कि हम समर्थन दे रहे हैं। तो नीतीश कुमार तो चले गए, बिहार के लोग ही चले गए। तो ये तो रहा है। दूसरा, हमारा आज सबसे बजट में एक खुशखबरी बात थी कि कांग्रेस की जो डिमांड थी, कांग्रेस ने जो अपने घोषणा पत्र में लिखा था कि युवाओं को जाकर के 8,500 रुपया हम देंगे, हर महिलाओं को देंगे, तो महिलाओं को तो सरकार ने नहीं दिया, मगर युवाओं के लिए 5,000 रुपए का जो एक रोजगार का ट्रेनिंग के साथ रोजगार दिया है। आज सरकार कांग्रेस के सामने नतमस्तक है और ये दिख रहा है कि 5,000 रुपए का ट्रेनिंग प्रोग्राम उनको लाना पड़ा। ये नतमस्तक है, ये जनता की जीत है और ये बजट दिखा रही है कि कांग्रेस के सामने आज भाजपा नतमस्तक हो गई है। बिहार को राहत मिल गई, आंध्र प्रदेश को राहत मिल गई, आप लोग कल प्रदर्शन करने जा रहे हो। ये कौन सा मुद्दा होता है कि भाई आप किन्हीं 2 राज्यों का अगर कल्याण हो रहा है तो आप लोग भेदभाव का आरोप लगा के प्रदर्शन करने जा रहे हो कल? देखिए, मनमोहन सिंह भी बजट लेके आते थे, विपक्ष में भी जो पार्टियां रहती थी, जो राज्य रहते थे, बिहार का विकास मनमोहन सिंह के टाइम में सबसे ज्यादा हुआ। पटना में जितने फ्लाईओवर बने हैं, जितने सरकारी फंड्स मिले हैं, वो मनमोहन सिंह के टाइम में थे। जबकि सरकार में गठबंधन की सरकार थी, बीजेपी के साथ गठबंधन की सरकार थी, तो सरकार में कांग्रेस ने कभी भी किसी राज्य में भेदभाव नहीं किया था। परंतु मोदी जी के 10 सालों के 11 बजट जो उन्होंने पेश किया है, उसमें सारा भेदभाव हर राज्य में दिखते आया है। अब रही बात की बेरोजगारी की, तो बेरोजगारी में उन्होंने स्थायी रोजगार लेकर के आए नहीं, युवाओं के लिए पूरा छले गए हैं युवा।
रही बात महिलाओं के लिए, तो घरेलू में सकल घरेलू की जो भी उनके ग्रोसरी का सामान है उसमें जाकर के किसी तरह से कोई राहत नहीं है, महंगाई से कोई कहीं भी छूट नहीं दी गई है। तो सरकार ने आम जनता को ठगने का प्रयास किया। ठीक है बंटी सिंह मैं आपके पास आ रहा हूं। ये कह रहे हैं कि भाई आपने ठगा है, इनके नेता भी कह रहे हैं कि आपने कॉपी पेस्ट बजट है उनकी योजनाओं का कॉपी पेस्ट किया, और बहुत सारे जो चीजें हैं वो कह रहे हैं भाई महिलाओं को आपने ठगा, उनको कुछ नहीं दिया, बेरोजगारी क्या आपके इससे दूर हो जाएगी क्या, महंगाई पर आपने कोई बात नहीं की, ट्रेनों पे कोई बात नहीं की। कौन सा बजट है भाई ये बंटी सिंह? ये इनसे मैं पूछना चाहता हूँ कि इनके जो पहले नेता बताओ, इनसे पूछो नहीं, आप पहले बताओ, इतने सारे लोगों के सवाल है। चाह रहा हूँ कि खटाखट वाली जो बातें कर रहे थे, आज बीजेपी पार्टी अगर हमारे प्रधानमंत्री अगर बिहार को कुछ दे रहे हैं तो इनको दर्द क्यों हो रहा है? भाई आपने तो खटाखट चालू कर दिया। बोलने दीजिए, जब मैं बोल रहा था, मैं बोल रहा हूँ तो थोड़ा शांत रहे। आपसे मैं आग्रह करना चाहता हूँ, मुझे बोलने दिया जाए। आपने बहुत देर से बोला, तो अगर इजाजत हो तो मैं बोलूं। नहीं, बोलिए जी। तो मैं कह रहा था कि पूर्वोत्तर भारत जो है वो बहुत दिनों से, बहुत सालों से पिछड़ा हुआ दिखता था सबको। बिहार से झारखंड अलग हुआ, और आज की स्थिति ये है कि अगर मान लीजिए मोदी प्रधानमंत्री जी अगर सीतारमण जी कुछ देती हैं तो इनको लगता है कि उनको क्यों दे रहे हैं, और आप उसको सीधे राजनीति के साथ जोड़ते हैं। इतना पिछड़ा हुआ राज्य अगर उसको कुछ मिलता है तो आपको दर्द होने लगता है। कह रहे हैं ना कि 10 साल से वो कौन सा चश्मा पहने हुए थे जो पिछड़ा राज्य नहीं दिख रहा था, ये कह रहे हैं वो भाई जी। कह रहे हो कौन सा चश्मा चढ़ाए हुए थे? तो आज अगर मान ली प्रधानमंत्री जी दे रहे हैं कुछ, अगर सीतारमण जी दे रहे हैं कुछ, और देखिए वो कह रहे हैं गिव एंड टेक है, तुम मुझे सीटें दो मैं तुम्हें रुपया दूंगा, ये कह रहे हैं वो। विपक्ष ये कह रहा है कि तुम मुझे समर्थन दो मैं तुम्हें रुपया दूंगा। 10 साल से आपकी पूर्ण बहुमत की, प्रचंड बहुमत की सरकार थी, तो आपने सबको ठेंगे पे मारा, किसी की सुनी नहीं आपने। अब आज आपको सुनना पड़ेगा। नहीं, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि क्या पश्चिम बंगाल में आयुष्मान कार्ड क्यों नहीं चालू करवाया इन लोगों ने? इनके साथ सत्ता में भाई ये तो बहुत अलग चर्चा है। पश्चिम बंगाल को आप छोड़ो। नहीं, मैं चर्चा में इसलिए ला रहा हूँ कि जहां इनका मन रहता है वो अपना काम करते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी, आज जो माननीय प्रधानमंत्री जी है, सबका साथ सबका विकास लेके चल रहे हैं, और बिहार हो चाहे आंध्र प्रदेश हो, पूरा भारत में विकास की लहर चल रही है। आप देख रहे हो किस तरह सड़कें बन रही है, किस तरह रेल आज हम तेज गति से चला रहे हैं। 140 की स्पीड में आज तेज गति से रेल चल रही है। बताओ भाई शैलेश सिंह, इतनी हवा चल रही है, आपके वहां झारखंड बिहार तक पहुंच रही कि नहीं पहुंच रही? आप बजट के बाद पहुंचेगी मुझे लगता है। शैलेश सिंह, ज्यादा तेज चल रही है इसलिए वो पटरी से उतर जा रही हैं। अच्छा, नहीं, पटरी से नहीं उतर रही है। देखिए, पटरी से नहीं उतर रही है, लगातार पटरी से नहीं उतर रही है। देखिए, जो ट्रेनें चल रही हैं, जिस तरह से आज विकास हो रहा है, आप देखिए क्या जम्मू कश्मीर तक का विकास हो रहा है। बंटी जी, आप लोग कोई ऐसा कुछ टाइप लेकर आते हो या टेप लेकर आते हो, वही सुनाना है। सवाल कुछ भी पूछो, आप विकास हो, गंगा बहाते रहते हो। सबका साथ सबका विकास। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश की एक सरकार ने अभी जो एक हाल में कांवड़ यात्रा के दौरान उन्होंने एक नोटिस जारी किया लोगों को, उस पर सवाल उठे, सबका साथ सबका विकास। और शुभेंदु अधिकारी जिस बंगाल की आप चर्चा कर रहे हो, उन्होंने कहा यह फ्रॉड है, सबका साथ सबका विकास ये होना ही नहीं चाहिए, ये कह चुके हैं वो। तो अब ये नारा तो कृपा करके बंद कर दो आप लोग, मैं माफी चाहता हूं आपसे। नहीं, ये तो देखिए, आप इसमें तो ये होना चाहिए कि जब सबका साथ सबका विकास होगा तभी देश आगे बढ़ेगा। अरे ये तो हम भी कहते हैं, आप भी कहते हो, प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं, लेकिन नीचे के लोग प्रधानमंत्री जी के मंशा को ही पलीता लगाते रहते हैं। खैर, विषयांतर हो जाएगा। चूंकि मेरे पास बहुत थोड़ा सा वक्त है, मैं संतोष जी की तरफ पुनः जाऊंगा बहुत जल्दी में, और मेहमानों से अनुरोध है कि बहुत थोड़ा सा वक्त लेंगे। संतोष जी, ये एक तो टैक्सेशन का मसला हो गया, इस बजट में देश की ग्रोथ, रफ्तार, विकास, ये किस तरह देख रहे हैं? आपने एनालिसिस कर लिया होगा अब तक, मुझे लगता है। मैं संतोष जी, आज को भी आज की डेट तारीख में इसमें जोड़ा गया है, जो कई सालों से पिछड़ा हुआ था, कई सालों से लोग उसे पूछ नहीं रहे थे। आज आप जानते हैं कि आदिवासी समाज किस तरह से अपना जीवन यापन कर रहा है।
उन्हें भी इस विकास में जोड़ा गया है, इस बजट में जोड़ा गया है। आदिवासी देश के राष्ट्रपति बने, आप कह रहे कोई पूछ नहीं रहा था। ठीक है, मैं संतोष जी की तरफ रुख करता हूँ। ठीक है, ठीक है, आप संतोष जी, ठीक है, चौधरी साहब मैं आता हूँ बहुत जल्दी। संतोष जी, इस पे आपको कोई आर्थिक रूप से, आप आर्थिक विश्लेषक हैं, आपको देश की ग्रोथ, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, तीसरा बड़ी शक्ति, ये जो बातें कही गई, ये सब कुछ होती दिख रही है इस बजट में क्या? ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है दुर्गेश जी। देखिए, यदि हम $5 मिलियन की तरफ, यदि इकोनॉमी की तरफ बढ़ना चाहते हैं जी, तो ऐसा नहीं है। हमको नीचे से, किसान से लेकर छोटे छोटे उद्योग, एमएसएमई, यहाँ का जो व्यापारी है छोटा छोटा, इंडस्ट्रियलिस्ट है, सबका ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं चलेगा कि हम खाली बड़े बड़ी सड़कें बिछा दें, केवल बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को बड़े बड़े प्रोजेक्ट दे दें, और छोटे छोटे इस देश का आदमी जो व्यापार कर रहा है वो कहीं पर भी उसका ध्यान न रखा जाए। ऐसे $5 मिलियन की इकोनॉमी थोड़ी जा सकती, न $3 मिलियन की, किसी भी डॉलर की नहीं जा सकती। हमें सबका ध्यान रखना पड़ेगा। कहते हैं एक तरफ तो ट्रिलियन, सबका साथ, सबका, और दूसरी तरफ बात क्या हो रही जो आपने बताई अभी, कि केवल आंध्र प्रदेश और बिहार को ही हम देख पाए इस बजट में। अरे दूसरों को छोड़ो, अपने यूपी के लिए क्या मिला? क्या कुछ दिया उन्होंने यूपी को? हम लोग जितने पैनलिस्ट आज इसमें शामिल हैं, सिर्फ ये बता दें यूपी को क्या दिया गया है, और यूपी का देश में क्या कोई रोल नहीं है? इस तरीके से भेदभाव करना एक राजनीतिक दृष्टिकोण से उचित नहीं है। हम कहीं नहीं पहुंचेंगे और जहां हैं वहीं रहेंगे। इसका मतलब देखिए, हमारे देश की जो आम जनता है, जब तक आप उसके लिए कुछ काम नहीं करेंगे वास्तव में, जैसे कृषि है, बताया गया कि इतने कृषि में आप लोन बढ़ा रहे हैं। अरे किसान के लिए कुछ काम करिए, उसकी खेती बाड़ी के लिए कुछ काम करिए, आम जनता के लिए कुछ काम करिए, तब तो कुछ पा पाएंगे। नहीं तो ये दशा आज लोकसभा के चुनाव में हुई, 2 उपचुनावों में हुई, फिर भी हमारी समझ में नहीं आ रहा। हम फिर भी विजन नहीं रख रहे हैं पूरे देश को लेके चलने का। तो ये चीजें जब तक सुधरेंगी नहीं और एक स्वस्थ परंपराओं के तहत सबको साथ लेकर छोटे छोटे उद्योगों को रोजगार उपलब्ध करा के, यहाँ की जनता का ध्यान रख के, मध्यम आय वर्गीय लोगों का कर का बोझ कुछ कम करके उसको विकास में हम सहयोगी बना सकते हैं। तब ठीक है संतोष जी, दुर्गेश जी जी, हम मुंगेरी लाल के सपने देखते रहेंगे। हर बजट में वित्त मंत्री 5-5 साल की घोषणाएं हमको बताती रहेंगी। ये इंटर्नशिप की जो बात है, आप इसको ध्यान से समझिए। इसमें उन्होंने क्या क्या, 5 साल के अंदर 500 कंपनियों से हम काम करा के देंगे। अरे साल भर की अभी बात करूं, आप 5 साल के मुंगेरी लाल के सपने दिखाते हो, सब गायब हो जाते हैं। मुझे लगता है कल एक और डिबेट अलग से करनी पड़ेगी। आज माफी के साथ मैं आपको रोक रहा हूं। एक छोटी सी टिप्पणी चौधरी सबित मलिक, बहुत जल्दी में, बस 20 सेकंड। चौधरी साहब 20 सेकंड केवल, जल्दी से। दुर्गेश जी, मैं एक बात कहना चाहता हूं, जो बिहार को लेकर पैकेज की बात हुई है जी, वो सही नहीं है। वो पैसा नहीं दिया जाएगा, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे देश के जो सड़क परिवहन मंत्री है वो कहते हैं मुझे तो केंद्र सरकार से एक भी पैसा नहीं चाहिए, मैं तो नेशनल हाईवे ऐसे ही बना देता हूं। तो जो इतना बड़ा बजट बिहार को दिया गया है वो बजट नहीं दिया गया है, उसके पीछे भी कुछ राज है। और जब रोड बनाएंगे उससे ये टोल टैक्स भी लेंगे। जब सरकार रोड बनाएगी तो टोल टैक्स क्यों ले रही है? रोड टैक्स अलग से लेते हैं, गाड़ी खरीदो जीएसटी अलग से लेते हैं। अरे भैया कहाँ छोड़ोगे, किसको छोड़ोगे? ठीक है हरकेश जी, एक छोटी सी टिप्पणी हरकेश जी, जल्दी से। हुआ है, कुछ मिलने वाला नहीं है। चौधरी साहब, मैं कल एक और डिबेट करूंगा, मुझे लगता है मुद्दा बड़ा है ये। बोलिए हरकेश जी। मेरी एक बात सरकार तक पहुंचा दीजिए जी, कि रेलवे बजट को ये केंद्रीय जनरल बजट से अलग कर दे, जैसे पहले था वैसे ही कर दें, उससे रेल का कल्याण हो जाएगा। ठीक बात है। बंटी सिंह, आप सरकार के नुमाइंदे हैं, हरकेश जी भी 2 बार एमपी रहे हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मेरी एक बात पहुंचा दो, मेरी इल्तिजा है कि रेलवे को बख्श दो भाई, इसको अलग कर दो। रेलवे जितनी तरक्की करे उसको अलग क्यों करेंगे हम लोग? अच्छा, मतलब कला एक्सीडेंट को तरक्की मानते हैं आप? एक्सीडेंट को तरक्की मानते हैं? अच्छा, यदि कुलवंत सिंह जी अच्छी बात नहीं है, मैं मानता हूं।
नहीं एक्सीडेंट होना अच्छी बात है, किसी की सरकार में हो ये अच्छी बात नहीं है, लेकिन ठीक है चंदन जी एक छोटी सी टिप्पणी, चंदन जी जल्दी से। देखिए, ये जो हरि अनंत हरि कथा अनंता है ना, मैंने पहले ही कह दिया था, फिर वही बात को दोहराना चाहूंगा कि बजट से कोई खुश नहीं होता। भगवान साक्षात उतर जाएंगे, बजट बना के देंगे, हम कोई खुश नहीं रहेंगे। ठीक है, इसलिए बजट पर चर्चा समीक्षा चलती रहनी चाहिए। सैलत सिंह जल्दी से 5 सेकंड। देखिए, किसानों को लोक लुभावन दिया गया है और उन्होंने ये कहा है कि लागत पे हम 50% ज्यादा देंगे, मगर उन्होंने लागत तय नहीं की है। एमएसपी की मांग को ठुकराते हुए किसानों को बहुत अच्छे तरीके से ठगा है कि लागत पे हम 50% देंगे ज्यादा और लागत तय नहीं। अब मेरे पास वक्त नहीं। प्रेमचंद जी एक 10 सेकंड की छोटी सी टिप्पणी, अंतिम टिप्पणी। प्रेमचंद जी, जैसे हम उम्मीद कर रहे थे कि गवर्नमेंट परमानेंट नेशनल पे कमीशन गठित करेगी, क्योंकि 26 में उसको लागू करना है, उस पर साइलेंट थी। जैसे मैंने बताया पेंशन के ऊपर साइलेंट है, और ये जो अप्रेंटिस की बात कर रहे हैं, असल में ये कम पैसों में जो मजदूर लगाने की इनका वो है, एक साजिश है। बहुत शुक्रिया, अब वक्त इजाजत नहीं देता। सैलत सिंह धन्यवाद, बंटी सिंह, चंदन मिश्रा साहब, हरकिस बहादुर जी, प्रेमचंद जी, चौधरी सवित मलिक, संतोष गुप्ता जी, आपका धन्यवाद। बहुत आभार करोड़ों दर्शकों का जो के न्यूज को देखते हैं, हमारे इस खास कार्यक्रम मंथन को देखते हैं। बजट आ गया और हम उम्मीद भी करते हैं, बहुत सारी चर्चाएं हैं। विपक्ष पक्षपात का आरोप लगाकर कल प्रदर्शन भी करेगा संसद के बाहर, लेकिन वास्तव में हम सबकी यही मंशा है कि देश तरक्की करे, महंगाई बेरोजगारी दूर हो, पढ़ाई लिखाई दवाई कमाई सिंचाई सस्ती हो। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।